नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे आज इस वीडियो में जो आपका अगला पेपर होने वाला है स्किल डेवलपमेंट का, जिसमें है रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम। तो उसमें हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या आएगा। जैसे ये इसका सिलेबस है जो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे यूनिट 1 है इसका कि रचनात्मक कार्यक्रम में कौमी एकता, अस्पृश्यता निवारण, शराबबंदी, खादी, ग्रामोद्योग, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एक तरह से पढ़ाया गया है क्लासों में। और दूसरा है यूनिट है श्रम और कार्य की महत्ता, विकेंद्रीकरण, लघु उद्योग और गांधी के विचार। गांधी की शिल्प दृष्टि क्या है, कला दृष्टि क्या है, साहित्य दृष्टि क्या है, ये सब इसमें डिटेल में आपको पढ़ाया गया था क्लास में। तो आप एक्चुअल में आपको कैसे पढ़ के जाना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या, तो आपको ये 2 दिन जो बचा हुआ है, 2-3 दिन, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है डायमेंशंस ऑफ द गांधीयन आइडियोलॉजी, मतलब गांधीवादी विचारधारा के जो एक तरह से आयाम हैं, क्या क्या आयाम होते हैं, डायमेंशंस गांधीवादी विचारधारा के। मेनली 2 आयाम है, कौन कौन क्या क्या आयाम है, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ और नॉन वायलेंस, यही 2 उनके आयाम हैं। तो वो आपको ध्यान से देखना है। ट्रुथ और नॉन वायलेंस क्या है गांधी का, और फिर ट्रुथ के बारे में देखना है, नॉन वायलेंस के बारे में देखना है। और अगला क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि गांधी जी किन किन ग्रेट पर्सनालिटीज़ और ग्रेट बुक्स से प्रभावित थे। कि मैंने आपको पढ़ाया है डिटेल में कि गांधी जी कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ थी। जैसे लियो टॉल्स्टॉय थे, हेनरी डेविड थोरो थे, जॉन रस्किन थे, इन सब लोगों से प्रभावित थे। और कौन कौन सी बुक्स थी, तो गांधी जी गीता से, रामायण से, वॉर एंड पीस जो एक तरह से लियो टॉल्स्टॉय की बुक है, अनटू दिस लास्ट, इन सब बुकों से प्रभावित थे। तो ये सब आप लोग इसको पढ़ के जाएंगे, गांधी किन किन पर्सनालिटीज से और किन किन बुकों से प्रभावित थे। तो उसको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, आध्यात्मिक गुरु कौन थे, वो सब पढ़ के जाना है। उनके राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु कौन थे। गांधी जी अफ्रीका कब गए, ये सब आप लिख लीजिए, ये सब आएगा। गांधी जी अफ्रीका कब गए, और अफ्रीका जाके उन्होंने किन किन संगठनों की स्थापना की। वहाँ उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए थे। जैसे कौन कौन से संगठन थे, आप लिखिए इसको, कि उन्होंने नेटॉल इंडियन कांग्रेस बनाया था, ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाई थी, और क्या बनाया था, और उन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हमने बता ही दिया। इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र वहीं से प्रकाशित किया था। तो ये सब पढ़ लेना है हमको। और गांधी जी को राष्ट्रपिता व महात्मा की उपाधि किसने दी, तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, महात्मा की उपाधि किसने, राष्ट्रपिता किसने बोला, सुभाष चंद्र बोस ने बोला। महात्मा किसने बोला, महात्मा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला। और अगला जैसे हम बात करेंगे कि और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि गांधी जी के लघु और कुटीर उद्योगों को ही इंडियन इकोनॉमी का बेस क्यों बताया। कि गांधी जी ने क्यों कहा कि इंडियन इकोनॉमी का जो आधार है वह लघु और कुटीर उद्योग ही है। क्यों, ये सब बताना है आपको। क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, पूंजी का एकत्रीकरण एक जगह पे नहीं हो पाएगा, और इसमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात होगी। तो अगला क्वेश्चन इसमें ये भी बनेगा कि व्हाट इज़ द विकेंद्रीकरण, व्हाट इज़ द डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे और इंडियन इकोनॉमी का एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, दोनों का डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं गांधी जी। और अगला इसमें पढ़ के जाना है इसमें कि ग्राम स्वराज्य क्या है, ग्राम स्वराज्य के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे। और गांधी जी का ग्राम स्वराज का विचार था, हम डिटेल में पढ़ा है कि ग्राम को ही केंद्र में रखते हैं, और मूल इकाई ग्राम होनी चाहिए। ग्राम से शक्तियाँ प्राप्त करेंगे जनपद, जनपद से जिला बनेंगे, जिले से मंडल बनेंगे, मंडल से राज्य को। जो ओशियानिक वेब थ्योरी की हमने बात की थी क्लास में, उसके बारे में बात की गई है, वो क्वेश्चन बन सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द लेबर, गांधी जी की जो श्रम की महत्ता पर क्या विचार थे, इस पर बहुत ज़रूरी क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे गांधी जी ने श्रम की महत्ता पर फोकस किया। कि चाहे एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, या कोई खेतिहर मजदूर हो, या कोई एक रिक्शे वाला हो, इन सब के श्रम को बराबर इम्पोर्टेंस, एक नाई हो, एक कुम्हार हो जो घड़े बनाता है, इन सब के श्रम को इम्पोर्टेंस, महत्वता प्रदान की गई है। तो इसके बारे में आपको पढ़ के जाना है। आधुनिक सभ्यता की आलोचना क्योंकि गांधी जी ने, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
कि आधुनिक सभ्यता की आलोचना गांधी क्यों करते हैं, क्या वजह है कि गांधी आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं और किस बुक में करते हैं। ध्यान रखना है कि अपनी बुक हिंद स्वराज में उन्होंने आधुनिक सभ्यता की आलोचना की है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आधुनिक सभ्यता एक्चुअल में भौतिकता और मशीनों के विकास तक ही सीमित है, इसमें जो मानवीय आत्मा का विकास हो ही नहीं पाता, इसीलिए गांधी जी इसकी आलोचना करते हैं। और बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है इसके बाद कि पाश्चात्य जो सभ्यता है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उसका क्यों विरोध करते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी का राज्य का विचार क्या है, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू गांधी। तो राज्य का विचार में गांधी जी ने किस तरह, गांधी जी को लोग दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं, क्या वजह है कि दार्शनिक अराजकतावादी कहते हैं, और या कि उन्हें शांतिवादी अराजकतावादी भी कहते हैं। कि अराजकतावादी क्या होता है समझ रहे हैं, कि एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे चीज़ें फ्री हों, ओपन हों, कोई चीज़ व्यवस्थित ना हो। तो गांधी जी को ऐसा क्यों कहा जाता है, गांधी जी ने राज्य को क्रिटिसाइज क्यों किया है, जो राज्य का विचार है, गांधी जी ने राज्य को आत्मा रहित मशीन कहा, क्यों कहा, क्योंकि उन्होंने बोला कि राज्य हिंसा का प्रयोग करता है, पुलिस हो गई, सेना हो गई, मिलिट्री हो गई, इसके माध्यम से राज्य हिंसा का प्रयोग करके लोगों को दमन करता है, लोगों की स्वतंत्रताओं को छीनता है। इस वजह से राज्य को क्या कहा कि राज्य एक आत्मा रहित मशीन है। और राज्य का विरोध क्यों करते हैं गांधी, क्योंकि राज्य हिंसा करता है, व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का दमन करता है। राज्य जो वर्तमान राज्य का स्वरूप है वो पश्चिमी जो सभ्यता है उसको फॉलो कर रहा है। और गांधी जी ने जो वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम है इसका भी विरोध किया था। संसद को गांधी जी ने वांझौरत कहा था। और गांधी जी तो एक तरह से पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते थे। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी समाप्त कर दिया जाए। विकेंद्रित शासन के समर्थक थे। राम राज्य की बात करते थे गांधी जी। तो ये भी क्वेश्चन जैसे पूछा जा सकता है कि राम राज्य का विचार क्या है। तो राम राज्य का विचार एक तरह से जो आज वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की बात है, वही एक तरह से गांधी का राम राज्य है कि गांव को ही केंद्र में रखोगे गांधी, लोगों को केंद्र में रखेंगे। शहरों में गांधी का कहना था कि शहरों में व्यक्ति रहते हैं लेकिन गांवों में तो देवता रहते हैं। तो इस वजह से अब गांवों में देवता रहते हैं, मतलब बहुत ही भोले लोग हैं, मासूम लोग हैं, जो इनके ऊपर छल कपट ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो वो गांधी ऐसी बात करते हैं। और क्या है, तो हमने ट्रस्टीशिप की थ्योरी की बात करते हैं, जैसे कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है। तो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का पढ़ के जाइएगा कि इसमें मतलब ये होता है कि जो बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, वो अपनी संपत्तियों को अपनी प्राइवेट संपत्ति ना समझे, वो एक तरह से उसको ट्रस्ट की तरह और ट्रस्ट के ओनर बन के रहे। और गांधी जी ने यहाँ अरस्तु के सिद्धांत के समर्थक थे कि संपत्ति व्यक्तिगत होनी चाहिए लेकिन उपभोग सार्वजनिक होना चाहिए। तो इस वजह से आप इसको और डिटेल में पढ़िएगा कि गांधी जी ने इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा था कि ईश्वर जो है संपत्ति का मालिक है, व्यक्ति तो सिर्फ संपत्ति का ट्रस्टी हो सकता है। और अगला क्वेश्चन जैसे कि गांधी के विचारों की प्रासंगिकता क्या है। प्रासंगिकता आप इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे कि गांधी के जितने भी विचार हैं, जैसे गांधी का धर्म और राज्य का विचार, अब इसमें बताएंगे कि कैसे वर्तमान समय में जो धार्मिक अतिवाद, सांप्रदायिक अतिवाद राजनीति में बढ़ता जा रहा है, इसीलिए गांधी के विचारों का आज ज़्यादा रिलेवेंस है। गांधी जी चाहते थे कि एक देश पूरा एक तरह से सेकुलर बने। और क्या कर सकते हैं, और जो वर्तमान समय में जो स्वच्छता की बात चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार ने खुद स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया है जो 2 अक्टूबर 2014 को। तो गांधी जी स्वच्छता के सबसे बड़े हिमायती थे। तो वो उनका विचार कितना रिलेवेंस है आज। अहिंसा की बात, आज पूरी दुनिया गांधी के अहिंसा के विचार को फॉलो कर रही है। जहाँ एक तरह से जो वेस्टर्न देश है वो अपने हिंसात्मक विचारों की वजह से, हिंसात्मक गतिविधियों की वजह से हमेशा युद्ध में फंसे हैं। तो इन सब का समाधान गांधी का अहिंसा का विचार ही है, ठीक है। तो ये सब देख सकते हैं। और ये हमने अभी आपको बता ही दिया कि डायमेंशंस ऑफ द आइडियोलॉजी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, गांधी इंस्पायर्ड ये सब चीज़ों से थे। राजनीति का आध्यात्मिक गुरु कौन थे, और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस अकॉर्डिंग टू गांधी। तो ये आपको समझाना पड़ेगा कि क्या है गांधी के अनुसार ट्रूथ क्या है, गांधी के अनुसार नॉन वायलेंस क्या है, गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, गांधी के नई तालीम का विचार क्या है, कौन कौन से आंदोलन, बड़े आंदोलन शुरू किए गांधी ने। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी अफ्रीका कब जाते हैं, अफ्रीका से कब लौट के आते हैं,
1915 में। इसके बाद वो कौन कौन से आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, इन सबको शुरुआत करते हैं। तो इन सबको आपको ध्यान से देखना है कि कब कब शुरू किए। और ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस तो हमने बता ही दिया कि क्या है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इसका जो ज़्यादातर डिटेल में बात करते हैं वो अपनी एक जो उनकी आत्मकथा है, वो क्या है उनकी आत्मकथा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। उसमें उन्होंने अहिंसा और सत्य की बात की है। डिटेल में बताया है कि एक्चुअल में सत्य के लिए कोई अलग ईश्वर नहीं होता है, सत्य ही एक तरह से ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। और अहिंसा के बाद में उन्होंने दो बातें कही, सकारात्मक अहिंसा, नकारात्मक अहिंसा। और अहिंसा के बारे में उन्होंने मनसा, वाचा और कर्मणा की बात की है कि आप मन से भी अहिंसक हों, वचन से अहिंसक हों, अपने कर्म से अहिंसक हों। तो अहिंसा को बहुत डिटेल में बताया उन्होंने बताया है कि अहिंसा वह सिद्धांत है जिसके माध्यम से आप अपने विरोधियों को प्रेम से जीत सकते हैं, ना कि घृणा और संघर्ष से। गांधी जी जो बाइबल का एक फेमस स्टेटमेंट है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, इससे बहुत प्रभावित थे। और गांधी जी ये कहा करते थे कि अहिंसा जो है तो वीरों का गुण होता है, ना कि कायरों का। गांधी जी का ये कहना था कि यदि हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना हो तो मैं ज़रूर हिंसा को चुनूंगा, ना कि कायरता को। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना है। सत्याग्रह क्या है, अगला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य का आग्रह। सत्य का आग्रह मतलब सत्याग्रह कमज़ोर का नहीं बल्कि शक्तिशाली व्यक्तियों का शस्त्र है। इसमें एक तरह से आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उनके अनुसार शक्तिशाली का से क्या होता है, आत्मिक रूप में शक्तिशाली होना, कि मतलब जो बहुत बुद्धि से, मन से, आत्मा से शक्तिशाली हैं, ना कि शक्तिशाली होना भौतिक और शारीरिक रूप से। ठीक है, तो गांधी जी बहुत डिटेल में बात करते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। सविनय अवज्ञा को आप इसमें बता सकते हैं कि सविनय अवज्ञा का सिद्धांत कैसे है। और गांधी जी सविनय अवज्ञा की जो तकनीकी है उन्होंने कहाँ से अपने सिद्धांतों में लिया, और फिर उनके सिद्धांतों को दुनिया में किन किन लोगों ने फॉलो किया है। जैसे बहुत सारे देशों के, जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो पहले ब्लैक हुआ करते थे, वो अमेरिका के, उन्होंने जो वाइट एंड ब्लैक्स के बीच में संघर्ष था उसको आगे बढ़ाया। और बर्ट्रेड रसेल, उन्होंने परमाणु हथियारों का विरोध किया गांधी के इसी सविनय अवज्ञा की तकनीक को लेकर। और दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला रही हैं, आपको पता ही होगा। नेल्सन मंडेला ने गांधीवादी सिद्धांतों का प्रयोग किया और अपने देश को जो गोरी शक्तियाँ थीं, जो बुरी शक्तियाँ थीं, उनसे आज़ादी दिलाई। और वर्तमान समय में एक अमेरिकी बहुत फेमस है, नोम चोम्स्की, जिनको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नोम चोम्स्की, वो भी सविनय अवज्ञा तकनीक से बहुत प्रभावित हैं। माइकल शूमाकर का नाम फेमस है। और जो अभी हमारे पड़ोसी देश, कहाँ, म्यांमार में जो वहाँ की राष्ट्रपति रही हैं आंग सांग सूकी, जिनको जेल में डाल दिया गया, वो बहुत प्रभावित थी गांधी जी के इन सिद्धांतों से। माइकल शूमाकर एक बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है, पर्यावरणवादी है। आज वर्तमान में पर्यावरण की जो समस्याएं चल रही हैं, इन सब का समाधान गांधी के विचारों में है कि कैसे एक सतत विकास के माध्यम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से हम प्रकृति को और मानव प्रजाति को, दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। इन सब की बात करते थे गांधी जी। और वर्तमान समय में जो इन्वायरमेंट को लेके कई सारे प्रोटोकॉल्स होते जा रहे हैं, उन सब के समाधान, उन सब के कहीं न कहीं सृजन, ओरिजिन सब गांधी के सिद्धांतों में है। गांधी का एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि प्रकृति के पास इतना पर्याप्त है कि वह हर इंसान की ज़रूरत को पूरा कर सकती है, लेकिन किसी एक इंसान के लालच को पूरा नहीं कर सकती। मतलब इतना है कि ज़रूरतें सबकी पूरी हो जाएंगी, लेकिन लालच, महत्वाकांक्षा किसी की पूरी नहीं होगी। तो ये सारी बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। और जो अभी हमने ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं आपको, इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखिए, ध्यान से सुनिए, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स बना लीजिए। और जो जो क्वेश्चंस यहाँ दिख रहे हैं इनको नोट करके इनको लिखने की प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि जब आप लिखेंगे बार बार तो उससे आपको प्रैक्टिस होगी कि कैसे क्या क्या लिखना है। अब जैसे हम बात कर रहे थे नई तालीम का विचार गांधी जी का। नई तालीम क्या होती है? तालीम मीन्स एक तरह से शिक्षा होती है, ठीक है। तो नई तालीम के विचार में देखेंगे कि नई तालीम का मतलब है कि गांधी जी ने पश्चिमी जो शिक्षा थी उसका विरोध किया
और उन्होंने बोला कि मातृभाषा में शिक्षा दो, जो हमारी मदर टंग लैंग्वेज है उनमें शिक्षा दी जानी चाहिए। और शिक्षा का निर्माण, उन्होंने बोला कि शिक्षा का निर्माण सिर्फ, शिक्षा का कार्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है कि सिर्फ नौकर पैदा हो। शिक्षा का मतलब होता है चरित्र निर्माण करना, सादगी निर्माण करना, शारीरिक शिक्षा पर बल देना, मानसिक शिक्षा का पर बल देना। तो गांधी जी का जो शिक्षा का विचार था ऐसा था कुछ। और क्या था कि उन्होंने शिक्षा के विचारों में बोला था कि स्किल डेवलपमेंट, एक्चुअल में गांधी को स्किल डेवलपमेंट में पढ़ाया क्यों जा रहा है, इसी वजह से कि गांधी की शिक्षा, टीचिंग का मतलब था कि लोगों को स्किल डेवलप की जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए। कैसे? कुटीर उद्योगों में हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाए। गांधी जी चाहते थे कि जो व्यक्ति जिस एरिया में रह रहा है उस एरिया की ज़रूरतों को पूरा करने के योग्य बने। शिक्षा के लिए आम लोगों से धन एकत्र किया जाए। और उन्होंने बोला कि शिक्षा एक तरह से फ्री होनी चाहिए लोगों को, ताकि कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रह जाए। ठीक है, तो ये सब आप लोग डिटेल में पढ़िए। गांधी का रेलेवेंस क्या है, महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द लेबर, श्रम की महत्ता, ये मैंने बता ही दिया। और यही सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक दो बार पढ़िए, लिखिए, प्रैक्टिस करिए, तो यही सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। और एग्ज़ाम आपके लिए बहुत केक वॉक हो जाएगा अगर आप पढ़ के जाएंगे। अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे तो आप वहाँ परेशान से दिखेंगे। अगर ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे तो बहुत आसान रहेगा और बड़े आसानी से सारे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चंस, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।